सिंधु नदी जो है, अगर मैप पर तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा पूरब से निकलता हुआ, पूरब दिशा से भारत में इंटर करते हुए, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से जो सिंधु नदी है वह भारत में कहलाती है उत्तर पश्चिम। तो फिर आखिर ये नदी जो पूरब से निकलती है, जो उत्तर पूरब से निकलती है, उसको हम आखिर उत्तर पश्चिम क्यों कहते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अपनी जो बनावट है, ये अपने देश की जो ये ऊपर की जो बनावट है, ऊपरी भाग, लगभग ये जो टोटल एरिया है ये आपका चीन का एरिया है, ठीक है ना। ये आपका चीन है। और भारत में जब ये नदी चीन के तरफ से आती है, हालांकि सिंधु नदी तिब्बत में है, लेकिन तिब्बत जो है चीन के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तिब्बत चीन के कंट्रोल में है। तिब्बत भी कभी स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन का उस पर आक्रमण हुआ और तिब्बत चीन के कंट्रोल में आ गया। अब इस कदर ये कह सकते हैं कि तिब्बत जो है सो एक स्वतंत्र देश नहीं है, अब वो चीन का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। आईटीबीपी का जो जवान होता है भारत का, वो वही इंडियन और तिब्बत के बॉर्डर पर रहता है, तो उस जवान को हम कहते हैं आईटीबीपी, जो एसएससी जीडी के तहत भर्ती के अंतर्गत जो जिसका रैंक मिलता है उसके अकॉर्डिंग जाता है। जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, ये सब असम राइफल, ये सब इसी से जाता है। ये एरिया समझ लीजिए, जो भारत के सटे जो एरिया है, ये एरिया जो भारत के सटे में, हम ऊपरी बात कर रहे हैं। लद्दाख है ना, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, नीचे मत उतर जाना, वो सेवन सिस्टर वाले एरिया में नहीं पहुंचना है, उससे ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। हम आपको ये लेकर के चल रहे हैं। अब ये प्रांत जो है लद्दाख के साथ साथ जो सटा हुआ जगह है वो कथी है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। लुसेंट में दिए हुए है सनोख्या बाब, यहीं पर एक ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर समझते हो? बर्फ का पहाड़ जो पिघलता है, इसको लुसेंट में दिया है सनोख्या बाब ग्लेशियर, यानी सिनका बाब। अब इस सिनका बाब का मतलब क्या हो जाता है? शेर का मुख, जहां से ये निकलता है ना, शेर के मुख के मुंह के जैसा है, इसके चलते उसको कहा जाता है सिनका बाब, ठीक है ना। इस तरीके से मिलेगा, इसको जोड़ लोगे तो वही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? शेर का मुख, ये समझे। लेकिन ये ऑफिशियली रूप से आपको ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। लुसेंट में देने को तो दिया है, मगर इस ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है ना, इसके बगल में एक और ग्लेशियर आता है, वहां से निकलता है। क्योंकि जब सैटेलाइट से जब देखा गया ना, तो मालूम चला कि ये यहां से नहीं निकलता है, बल्कि उसके बगल से एक ग्लेशियर है बोखरचू, उस ग्लेशियर से ये निकलता है। अच्छा, ये क्यों दिया सो पता है ना? लुसेंट में दिया था क्योंकि उस समय उतना सैटेलाइट का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आता था।
बाद में जब इसको वैज्ञानिकों ने ठीक ढंग से इस पर रिसर्च करा तो मालूम चला इस चीज का। ठीक है, क्या नाम है उसका? बोखरचू ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम बोखरचू ग्लेशियर। ये सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक हिमनद कहिए या ग्लेशियर कहिए, उसका नाम है बोखरचू। वहीं से सिंधु नदी निकलती है। ये नदी जो निकली, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। क्या अब बात समझ में आई सिंधु नदी कहां से निकली? सो कहां से सिंधु नदी निकली है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। ठीक, और सुनो, इसी ग्लेशियर के पास में कैलाश पर्वत है। ठीक है, इसी के बगल में कैलाश पर्वत भी है। अब ये सुनो कि तिब्बत में ही कैलाश पर्वत है, ऐसे तुम आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जरा इस कदर पेज पर बनाना कि सभी चीजें स्पष्ट रूप से तुम बना सको। नहीं तो छोट बना लोगे, मालूम चलेगा कि फिगर, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा समझ में ना आएगा कि कौन चीज कहाँ है। इसके चलते जो भी बनाना पूरा फ्रेश बनाना। झील का निर्माण कैसे होता है? झील का निर्माण कैसे होता है? जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो नीचे की ओर आएगा ना, वो तो खड़ा है ग्लेशियर, तो जब नीचे की ओर ग्लेशियर आएगा तो जो गड्ढा वाला इलाका है वहां भर जाएगा पानी, तो बर्फ आकर के गड्ढे वाले इलाके में जमा हो गया। वो समझो कि इसी के पास में ये गड्ढा है और वहां पर वो बन गया झील। झील का मतलब ऊपर से पानी उतरा नीचे और किसी गड्ढे में आकर के जमा हो गया, वही क्या है? झील है। और झरना क्या होता है? झरना जो ऊपर से गिर रहा होता है, पानी का धार जो गिर रहा होता है उसी को हम कहते हैं झरना। और झील का मतलब जहां पानी कहीं से आकर के इकट्ठा होके कंटिन्यू वहीं का वहीं पानी रहता है। अपने बिहार में हम उसको मन कहते हैं। मन, जैसे मोतीपुर मन है, वो एक प्रकार का क्या है? पगलारी झील है। समझ में आ गया बात? एक साइड से ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम इस नदी को भारत में इन कराएंगे, तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए, फिर हम इसको मिटा देंगे, तो हम इसको अंदर में लेकर चलेंगे। नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे, आप भूल जाओगे वहां से। जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो जहां से भारत में प्रवेश करती है ना, जहां ये प्रवेश कर रही है, इस जगह का नाम है दमचक। दमचक नाम के स्थान पर से भारत में सिंधु नदी इन करती है। अब ये प्रवेश करते हुए आपको हम बता देते हैं, ये लद्दाख है। लद्दाख का शहर लेह, लेह तो राजधानी भी है लद्दाख की, यही इसी के किनारे बसा हुआ है लेह। लेह शहर किस नदी के किनारे है? कौन से नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब इसको जब हम पार करते हुए चलेंगे ना, ननकी देख रही है क्या बात? उसको क्या समझा रही है? कुछ बात तो बताओ, कोई पूछो कुछ बात। चलो ठीक है, चलो देखो इधर, कुछ पूछना हो तो पूछना इसमें, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत तो पूछना। सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है, उससे पहले कौन से स्थान पर, मतलब लद्दाख के किस स्थान से वहां प्रवेश करती है भारत में? तो दमचक नाम के स्थान से लद्दाख में यानी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी के बगल में ही लेह शहर बसा हुआ है। कहानी खत्म। चलिए, अब ये जो नदी है लद्दाख में दो जगहों से होकर, दो जगहों के बीच से, दो दर्रों के बीच से या दो घाटियों के बीच से निकलती है। ठीक है ना? एक है आपका कराकोरम दर्रा,
12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। काराकोरम दर्रा का नाम सुना था? सुना था ना, काराकोरम दर्रा। और एक जो यहाँ जो ये है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख में इन करने के बाद सिंधु नदी लेह शहर से होते हुए, मतलब लेह शहर तो उसके बगल में है, लेह शहर को होते हुए काराकोरम दर्रा और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से होकर के निकलती है। समझ बात आ गई? अब ये निकलते हुए देखो, अब यहां तक तो ये ऊंचाई पर आ गया, ऊंचाई पर आ गया ना। अब ये नीचे गिरेगा, जब नदी ऊपर चढ़ी अब नीचे गिरेगी, तो जाहिर सी बात है जहां गिरेगी वहां तो गड्ढा करेगी। तो उस गड्ढे को ना जियोग्राफी में कहते हैं, जैसे गर्त वगैरह सुने हो ना, इसको कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। अच्छा, ये अब जो यहां से आ रही है, अब एरिया पूरा पाकिस्तान का है। ये एरिया किसका है? पाकिस्तान का। अब ये बताएंगे कि अभी ये जगह कौन सा है जहां ये गॉर्ज बना करके नीचे उतर रहा है। हम इसको लेकर के चले तो ये तो पाकिस्तान का एरिया हो गया। अब ये नदी जब नीचे आई ना, तो नीचे तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा? गॉर्ज बनाएगा। क्या बनाएगा? गॉर्ज बनाएगा। अब गॉर्ज भी अलग अनेक प्रकार का होता है, ज्यादा हम आपको बताएंगे नहीं। ये कैसा बनाता है तो देख लीजिए, इस आकार की बनाता है वो, मतलब गड्ढा कर देता है वो। ठीक है? दर्रा का मतलब क्या हो जाता है? दर्रा का मतलब हो जाता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। अब ये रास्ता पानी वाला होगा, इसको हम कहते हैं दर्रा। इस एरिया को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक शब्द और आता है यहाँ पर, ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, अब आगे बढ़ेगा तो चलो हम आगे एक और बात बता देते हैं। एक दर्रा होता है और एक होता है दोआब। क्या होता है? दोआब। दो मतलब तो दो, एक दो, और आब का मतलब हो जाता है पानी। ठीक उसी तरीके से जो ये दर्रा था, अब जो ये इलाका होगा, पहाड़ के बीचों बीच जो रास्ता होगा, जो एरिया होगा, जहां पर समतल कुछ भूमि होगी, और वो समतल भूमि क्या होगी? उपजाऊ होगी। अब भाई नदी के एरिया का जगह है तो उपजाऊ तो ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि कहीं से आया जो भी तलछट आया जमा हो गया तो उपजाऊ तो होगा ही। तो इसको हम कहते हैं, इस एरिया को जहां उपजाऊ हो जाती है, हाँ, उपजाऊ भाग को हम क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है? तो दर्रा और दोआब में अंतर समझ में आया? ये कहीं अलग अपना बना करके इसको साइड कर लेना। दर्रा में पानी होता है, दोआब सूखा होता है। अब ये कभी कभी ऐसा होगा कि कभी देखने जाओ कहीं सूख गया, चाहे प्राकृतिक तरीके से कुछ हो गया, तब भी उसको दर्रा ही कहा जाएगा। जब तक वहाँ उपजाऊ भूमि नहीं होगी, जब तक वहाँ खेती बाड़ी नहीं होगी, तब तक वो दर्रा ही कहलाएगा। अब हम यहाँ से लद्दाख शहर, काराकोरम ये सब मिटा देंगे यहाँ से, क्योंकि मेरे वाला में ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। चाहे रहने देते हैं, तुम लोगों को तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुम लोग कई को बना रहे हो, तो तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता होगा। चलो ठीक। अब मेरी बात सुन लो थोड़ा सा। लद्दाख में ही कुछ एरिया है, लद्दाख और कश्मीर को लेकर के कुछ एरिया है जो पाकिस्तान कहता है कि यो मेरा है, लेकिन भारत का उस पर कब्जा है। लेकिन अनऑफिशियली पाकिस्तान भी कहता है कि वो मेरा है। वो एरिया कुछ भाग लद्दाख को और कुछ भाग JNK, दोनों के साथ को लेकर के वो एरिया है। इस एरिया को हम कहते हैं POK। POK बोल करके बहुत सारे तुम शब्द सुने होगे। क्या सुने हो? इस एरिया को क्या कहते हैं? POK कहते हैं। ठीक है ना? अब इस POK में एक जगह है, ये जो नदी है कश्मीर
कश्मीर में नहीं बहती है। सिंधु नदी जो है ये पीओके में प्रवेश कर गई, मतलब कश्मीर में प्रवेश, लद्दाख में प्रवेश कर गई, या यूं कहिए कि चलते समय लद्दाख और कश्मीर को एरिया बनाते हुए जो एरिया बनता है उसको हम पीओके कहते हैं। और उस पीओके, अच्छा पीओके का फुल फॉर्म पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, वह कश्मीर का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का, कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का भी अधिकार है। हालांकि कुछ एरिया पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। हाँ, कश्मीर का कुछ, कश्मीर उसके यहाँ भी है, पंजाब उसके यहाँ भी है, समझ लो, पाकिस्तान उसके यहाँ भी है, कश्मीर पाकिस्तान, पंजाब और कश्मीर उसके यहाँ भी है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा को कब्जा करके वो रखे हुए हैं। ये क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। लिख लोगे, हिंदी में समझ में आ जाएगा जी। अब हम लेके चलते हैं तुमको, जो गॉर्ज बनाता हुआ चला उस गॉर्ज के बारे में बता दिए हैं। और जहां से ये पीओके में प्रवेश किया और पीओके के बाद जैसे ही वो पाकिस्तान में इन करता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? देखो ये रहा तुम्हारा पीओके, जो घेरे दिखाई दे रहा है। और पीओके से जैसे ही होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में इन करती है और नीचे की ओर जब चलती आती है, तो जहां से इन करती है वहां उस जगह को कहते हैं चिल्लास नाम का जगह है, जहां से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा तुमको ऐसी चर्चा करके तुमको बता देते हैं, यहाँ तक समझ गए। और ये पाकिस्तान में होते हुए ये नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब देखो थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं, हम बताएंगे अभी क्या चीज है। सिंधु नदी पाकिस्तान होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। और अरब सागर यूं पूछो कि सर अरब सागर, तो अरब सागर पाकिस्तान से ही सटे हुए हैं। समझ में आ गया? अब ये समझो, जैसे ही ये नदी बहती है, अब देखो ये तो खारा है, तब तो तुमको खारा समझ में आ रहा है, ये तो नीचे गिरी हुई है ना ऐसे, तो धीरे धीरे सिंधु नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब दूरी बढ़ेगा तो रफ्तार तो धीमा होगा ही ना, पानी का रफ्तार। देखो ये जब गिरती है ना, तो यहाँ पर अलग अलग भागों में बट जाती है। ठीक है, जहां ये नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है, वो जगह कौन सा है पाकिस्तान का? कराची। कराची एक शहर भी है वहां का, महंगा। ठीक है ना। और उसकी दिशा जब अलग अलग भागों में बदल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? ध्यान में नहीं? नदी जब चलती है, नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है, तो नदी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। यानी कि वहां पर थोड़ा बहुत ऊंचाई वाला कुछ भी भूमि होगा, पहाड़ होगा या ऊंचाई भरा मिट्टी होगा, तो जिसको वो तरप नहीं पाएगा और अपने मुहाना को, अपने रास्ते को बदल लेता है। इसको कहते हैं हम डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा याद है? यानी कि जो वहां से नदी चली, वो नदी वहां आकर के उसको क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि वो ऊंचाई पर था, इसलिए उसके बगल से नदी गुजर गई, है ना। ये इधर गुजर गई, इधर गुजर गई। कहीं भी जिस रास्ते से अपना बना ले रास्ता, जैसे 2 को रास्ता बना ले भाई, 3 को बना ले, 4 को बना ले, जैसे रास्ता मिला वैसे अपना वो बना लिया, तो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? इस तरीके से जब जाता है तो डेल्टा। डेल्टा क्यों कहलाता है भाई? क्योंकि वहां पर मिट्टी या पहाड़ ऊंचा हो जाता है और पानी अपना रास्ता बदल करके कहीं ना कहीं से निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। एक नदी जब अपने रास्ते में आ रहे ऊंचाई भरी मिट्टी या पहाड़ या वन
को पार नहीं कर पाती है और उसके बगल से होकर के निकल जाती है, तो वो जो एरिया जो बनता है उस एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। बता दें, अब हम डेल्टा समझ में आ गया। थोड़ा सा अब एक बार रफली हम समझ लेते हैं चीजों को, ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकली? तिब्बत के कौन से झील से? बोखरचुक ग्लेशियर से। जो बोखरचुक ग्लेशियर किसके बगल में है? कौन से झील के बगल से? मानसरोवर झील के। अच्छा, मानसरोवर झील किस देश में पड़ता है? तिब्बत में। लेकिन तिब्बत अभी किसके कंट्रोल में है? चीन के कंट्रोल में है। चलिए, बोखरचुक ग्लेशियर से होते हुए भारत में जब प्रवेश करती है तो लद्दाख में प्रवेश करने से पहले वो कौन से जगह से इन करती है? भारत में दमचक जगह से आती है। चलिए, जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है लद्दाख में, तो लद्दाख के बगल में ही एक शहर बसता है जो लद्दाख की राजधानी भी है। क्या नाम है उसका? लेह नाम है। चलिए, उसके बगल में जब वो होते हुए चलता है तो वो नदी के दोनों तरफ, एक तरफ कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा, और एक तरफ पर्वत श्रेणी है। वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। चलिए, वहां से होते हुए नदी कहां प्रवेश करती है? पीओके में। कहां से प्रवेश करती है? पीओके में प्रवेश करती है। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब वहां जब प्रवेश करती है तो वहां ऊंचाई भारा पर चला गया, ऊंचाई जगह पर। अब वहां से पानी नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरता है तो वो गॉर्ज बनाता है। चलो, अब वहां से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में जैसे प्रवेश करती है तो वैसे ही जाती है और सीधे का सीधे कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में जहाँ मिलती है वो जगह पाकिस्तान का कौन सा एरिया कहलाता है? कराची कहलाता है। और जब जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो नदी की दूरी बढ़ने के अनुसार, दूरी बढ़ने के चलते सिंधु नदी का पानी का रफ्तार कम हो जाता है, और वहां वो क्या बना करके इन करता है? अरब सागर में डेल्टा बना करके जाता है। डेल्टा का क्या मतलब होता है? बोलो बोलो, डेल्टा का मतलब? डेल्टा का मतलब कि नदी जब चलती है तो नदी का पानी अब रफ्तार कम हो गया, या ऊंचाई कम होने की वजह से रास्ते में आए हुए या मिट्टी का ढेर हो या वन हो या पहाड़ हो जिसको वो पार नहीं कर पाती है और उसके बगल से अपना रास्ता बना करके निकल जाती है, तो उस बचे हुए एरिया को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन डेल्टा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब इन करती है तो पीओके से जैसे ही पाकिस्तान में इन करती है उस जगह को क्या कहते हैं? सिल्लास कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में इस नदी में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन सी नदी आकर के मिलती है? इसमें मिलती है, जब ये नदी सिंधु नदी जब पाकिस्तान में बहती है तो इसमें भी कुछ नदियां आकर के मिलती है। ठीक है ना, देख लो, इसमें मिलती है काबुल, इसमें आकर के मिलती है नदी, उसका नाम है कुर्रम। ठीक है ना, एक नदी और आकर के मिलती है, उसका नाम है गोमल। ठीक है, पाकिस्तान में जब सिंधु नदी बहती है तो उसमें भी कुछ नदियां आकर के मिलती है। तो कौन सी नदी हो गई? वो काबुल है, और दूसरा कौन है? कुर्रम है, और तीसरा कौन है? गोमल है। ठीक, अब थोड़ा सा और बात समझ लो, ये जो काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया, आकर के किस में मिल गई? सिंधु नदी में मिल गई। तो इसके चलते हम कहेंगे कि ये तीनों नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्या नदी है? सहायक नदी है, सहायता करने वाली नदी है। तो सहायक नदी किसको कहते हैं? एक जो मेन नदी है। अच्छा, मेन नदी कैसे मानेंगे भाई? तो सहायक नदी पे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करके तुमको बता देते हैं कि सहायक नदी कहते किसको है, क्योंकि अब बात आती है सहायक नदी की। ठीक है, सहायक नदी बहुत अच्छे से समझ लो। इसमें दो तीन चीज बहुत अच्छा समझने का है। क्या कि जैसे सोच लो कि ये एक नदी बह रही है, ठीक है, दूसरी नदी आकर के इसमें मिल गई। ये नदी का नाम था ए और इस नदी का नाम था बी, तो बी नदी आया, ए में मिल गया, तो बी नदी जो है ए की सहायक नदी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, पहला बात तो आपको समझ में आ गया। चलिए, ए नाम की नदी है और बी नाम की नदी यहीं पे आकर के मिली है इससे। अब समझ बात आई? दोनों का मुहान एक जगह पर मिला है और एक जगह मिला है अब यहां पर, तो अब नदी की रफ्तार, नदी इस तरीके से बह गई। अब बताओ कि कौन किसकी सहायक नदी हुई? ए
बी की सहायक नदी है या बी ए की सहायक नदी है, तो कंफ्यूजन दे दिया। अब क्यों? क्योंकि हम तुमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 3 नदी का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब उसमें कौन सी नदी सहायक नदी है वहां हम कैसे बताते हैं? वहां हम बताते हैं कि गंगा की ही सहायक नदी सरस्वती और यमुना है। तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि किसकी कोई सहायक नदी है, जबकि सबका मुहाना वहां तो तीनों एक जगह मिलती है। सरस्वती दिखती नहीं है नदी, मतलब उसको गौण गुप्त नदी के रूप में समझो, तो मान लो तीनों मिला यहाँ पर। अब समझते हैं कि कैसे किसको सहायक नदी किसका कहते हैं। गंगा नदी ये बह करके गई, यमुना नदी आई, ये सरस्वती नदी है, और यहाँ पर मिलने के बाद में क्या हुआ कि इसका मुहाना ऐसे चल गया। तो देखो ये कौन से नदी के सीधे में बह रही है? गंगा नदी के सीधे में बह रही है। इसका मतलब कि ये जो नदी है दोनों किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बात समझ में आया? दूसरा बात समझ में आया आपको? तीसरा और समझो। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तीसरा बात अभी इसमें और समझते हैं कि चलिए अब हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये एक नदी है, ए नाम की नदी है, बी नाम की नदी आकर के इसमें मिली। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये सी नाम की नदी आकर के मिली, और इसका अब एरिया बदल गया। अब ये नदी तीनों क्या हुई, इस तरीके से बहती हुई चली गई। अब बताओ कि अब कौन किसकी सहायक नदी होगी? तो अब इसके लिए समझने का क्या लॉजिक आता है यहाँ पर कि तुमको देखना है कि सबसे अधिक दूरी किसकी है, सबसे अधिक दूरी किस नदी की है। ए सबसे ज्यादा दूर से आ रही है, बी सबसे ज्यादा दूर से आ रही है, कि सी सबसे ज्यादा दूर से आ रही है। ठीक, पहली इसमें इसमें भी एक आध दो बात है कि कौन सी नदी ज्यादा दूर से आ रही है, पहला ये होगा। और दूसरा चीज कि कौन सी नदी ज्यादा बड़ी है, चौड़ी। एक तो दूर से आ रही है और दूसरा कि चौड़ी नदी कौन सी है। ये दोनों को इंक्लूड करके अगर हमको मालूम चलेगा कि बी नदी बहुत दूर से आ रही है और बी नदी की धारा भी तेज है और बी नदी की चौड़ाई भी अधिक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए और सी बी की सहायक नदी है। 2-3 बातें समझ में आई कि सहायक नदी होने का क्या क्या कारण होता है। सो यही नहीं कि एक नदी बह रही है, दूसरा के उसमें लग गया तो वो सहायक नदी हो गया, वो बड़की नदी का नहीं। इस तरीके से होगा तब तो सहायक नदी समझ में आया कि सहायक नदी क्या होता है। सो 2-3 टॉपिक समझ में आया आपको। इसके लिए क्या था कि जो नदी ज्यादा दूर से आएगी, जो नदी का रफ्तार तेज होगा, जो नदी का चौड़ाई ज्यादा होगा, उसमें अगर कोई नदी मिलेगी तो हम उसको उसी की सहायक नदी सबको कहेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ, अरे का दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। इसी के आसपास से 2 नदी निकलती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जी? इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तुमको समझ में आए। और उतना डायरेक्शन तो बनाने का उसमें है नहीं कि बनाया जाए आपको। इसका नाम है भागा, भागा नदी। ठीक है, और इसका नाम है चंद्र नदी। ये दोनों इसको चंद्रभागा नदी ऐसे कर लो सीधे, चंद्रभागा नदी। इसका जल आकर के मिलता है और जहां ये दोनों का पानी मिलता है ये नदी कहलाता है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, और चिनाब नदी अभी रास्ता बताएंगे धीरे धीरे कि कौन कौन जगह पे मिलता है। सो और चिनाब नदी कश्मीर होते हुए निकलता है और पाकिस्तान में प्रवेश करता है। और ये तो एरिया पाकिस्तान है ना, ये तो पूरा पता है तुम लोग को जी। ये एरिया इधर पूरा पाकिस्तान में है, ये समझ लीजिए। ऐसे करके लाइन खींच देते समझ लेना, ये पाकिस्तान का एरिया इधर, ये पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जहां पे चिनाब नदी मिलती है इस जगह का नाम है मिठनकोट।
क्या नाम है उसका? मिठनकोट नाम है पाकिस्तान का एक जगह जहां पर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए कश्मीर होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की मिठनकोट नाम के जगह पर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। एक नदी के बारे में हम लोगों ने जाना कि चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है और हालांकि बहुत बड़ी नदी भी है। ये डायरेक्ट आकर के चिनाब नदी किस में प्रवेश कर जाती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में जहाँ प्रवेश करती है वो पाकिस्तान प्रांत है और पाकिस्तान के मिठनकोट नाम के जगह पर जाकर के वो मिल जाती है। ठीक है। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है और अथर्ववेद में इसको कृष्णा कहा गया है, इसी नदी को। ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा गया चिनाब को? अस्किनी। और अथर्ववेद में क्या कहा गया है? कृष्ण। ठीक नहीं? अच्छा, तो एक बार बात कर लेते हैं। चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास दो नदी बहती है, वहीं से दो नदी बहती है, भागा और चंद्र, जिसको हम चंद्रभागा एक साथ बोल सकते हैं। चंद्रभागा नदी से नदी निकलती है और दोनों नदी जाकर के मिल जाती है एक जगह, मतलब संगम हो गया दोनों नदी का। और जब जहाँ से संगम होती है वहां से इस नदी को हम क्या कहते हैं? चिनाब कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब कहते हैं। चिनाब नदी। ठीक है। ड्रॉ करते चलिए, आपस में लोग चलते चलिए। देखो, देख लो, ये चीजें छूट गया था, थोड़ा सा देख लो। ये जहां मिलती है ना, यहाँ एक झील है। ठीक है, जिसका नाम है तांडी चंद्र ताल झील। चंद्र और भागा नदी निकल करके एक झील में मिलती है, जिस झील का नाम है तांडी चंद्र ताल झील। और जिस झील में ये मिलती है दोनों नदी, जा करके वहां से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है चिनाब नदी। सतलुज की, सतलुज भी सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन डायरेक्ट तो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। आपको हमने बताया था कि बोखरचू जो है मानसरोवर झील के पास में है ना? ये था कौन सा झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील ज्यादा फेमस है। इसके पास से ही सतलुज नदी निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में पहुंचती है। ये देख लो, ये एरिया हम इधर काट दिया है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है ना? और ये एरिया आपका कौन सा है? पंजाब का, जो JNK और हिमाचल प्रदेश के साथ में इसकी सीमा रेखा मिलती है। ये एरिया कौन है? पंजाब। तो सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ में होते हुए भाखरा नांगल डैम का नाम सुने होंगे। भाखरा नांगल परियोजना जो बनी थी, तब भाखरा नांगल डैम, भाखरा एगो पड़ेगा स्टेट में, नांगल एगो के लिए, दोनों के लिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए हो गया। भाखरा नांगल डैम होते हुए ये पंजाब में एक नाम है हरिके। वहाँ पर हरिके जो एरिया है वहाँ पर एक हरिके डैम भी है। उस डैम से होते, डैम बोलते हो ना, बांध, भाखरा नांगल बांध, हरिके बांध। तो बांध का मतलब सीधे मिट्टी वाला बांध दिए नहीं, वहां पर किवारा उवारा लगा दिए। ठीक है ना? किवारा, पानी को रोक दिए, और जब मन करेगा तब उठाएंगे उसको और निकालेंगे पानी को। तो उससे आप बहुत सारा चीज़ बना भी सकते हैं, जैसे पनबिजली वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में डैम बना दिए, बांध बना दिए, तो ऊपर से पुल हो गया, तो लोग आना जाना का भी काम करेगा। बहुत
बहुउद्देशीय परियोजना होती है। जो नदी परियोजना जो होती है ना, वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, एक चीज के लिए नहीं बनाई जाती है। हरिके जो जगह है वहाँ पर हरिके नाम का डैम है, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में सतलुज नदी मिल जाए। बात समझ आ गया? अभी लाइन खींचेंगे, बताएंगे। बताना मेरा क्या है कि हरिके डैम जो है वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है पंजाब में। लेकिन पंजाब लास्ट कर रहा होता है, तो उस समय वो डैम बना हुआ पंजाब के लास्ट छोर पर, और वहीं से वो नदी निकलती है और पूरा का पूरा पाकिस्तान के राजस्थान होते हुए निकलती है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर ज्यादातर कहाँ है? ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए उसको राजस्थान नहर भी के नाम से भी जानते हैं उसको। राजस्थान की पूरी सिंचाई व्यवस्था उस पर डिपेंड है, इंदिरा गांधी नहर पर। लेकिन निकलती कहाँ से है? पंजाब से, हरिके डैम से। लेकिन उसको हम फिर भी राजस्थान की नदी कहते हैं। अगर तुमसे जनरली पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर, तब सीधे हाथ उठेगा कहाँ? राजस्थान। लेकिन निकलती कहाँ से एक्चुअल में? पंजाब से, पंजाब के हरिके डैम से। और हरिके डैम कहाँ है? तो बस वही एरिया में। हरिके डैम कहाँ? हरिके में, जगह का नाम है। हरिके कहाँ? हरिके कहाँ? हरिके में। हरिके कहाँ? पंजाब में। समझ नहीं? मानसरोवर झील के पास 12 लाख 14 लाख को हम मिटा दें। मानसरोवर झील के पास एक और झील है। इस झील का नाम है राकसताल झील। क्या नाम है इसका? राकसताल झील। और इस राकसताल झील से ही झील के पास से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ होती हुई जाती है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश होते हुए ये नदी पंजाब में जाती है। और पंजाब में जब जाती है यह नदी, तो पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल डैम सुने होगे ना? तो डैम जो है ना, ये समझ लीजिए कि बीचों बीच में समझ लीजिए ये। तो भाखड़ा पड़ गया हिमाचल प्रदेश में, नांगल पड़ गया पंजाब में, और दोनों डैम मिलकर के नाम हो गया इसका भाखड़ा नांगल डैम। ये चलते हुए आ गई तो फिर एक डैम बनी है। इस डैम का क्या नाम है? हरिके नाम है इसका, हरिके डैम। यानी हरिके नाम के जगह पर बनल है, और इस डैम का नाम है हरिके डैम। और इस डैम से जब ये पानी निकलती है, तो ये निकल करके कहाँ करके मिल जाती है? पाकिस्तान में मिल जाती है। कहाँ? चिनाब नदी में। सतलुज नदी कहाँ के मिलती है? पाकिस्तान में। किस नदी से? चिनाब नदी से। ठीक है? कोई दिक्कत? तो हम तुमको तो बताए थे कि तुम लोग बड़ा पिक्चर बनाओ, जो ताकि किसी को ले जाने में दिक्कत ना हो। अब ये हरिके डैम से ही एक नदी निकलती है। हरिके डैम से एक नदी निकलती है। उस नदी का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है? क्या नाम है उसका? हाँ, इंदिरा गांधी नहर। ये नहर बहती है ज्यादातर पाकिस्तान में, लेकिन निकलती है कहाँ से? पंजाब से। तो चिनाब नदी कहाँ से निकली? मानसरोवर झील के पास में राकसताल झील है। राक्षस वाला नहीं पूछ लेना, नाम है। ठीक है? राकसताल झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश होते हुए ये नदी भाखड़ा नांगल डैम बीच में बनता है, और भाखड़ा नांगल डैम से होते हुए ये पंजाब के हरिके डैम के पास, वहाँ पे इसी नदी पर कहाँ कौन बना हुआ है? हरिके डैम बना हुआ है इसी नदी पर। ठीक है ना? ये ना समझ लेंगे डैम पहले बना, नदी बाद में। नदी है, नदी पर डैम बनता है। नदी पर ना बांध बनेगा, बांध बना के नदी थोड़ी ना बहाया जाएगा। तो हरिके डैम है, और वहां से ये नदी फिर निकलते हुए चली जाती है पंजाब, पाकिस्तान में जाकर के कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में। अच्छा, ये पाकिस्तान में जाती है, तो पाकिस्तान का भी पंजाबी प्रांत है। क्योंकि आपको तो बताया है कि भारत में पंजाब है,
और पाकिस्तान में भी पंजाब है। कुछ कश्मीर का हिस्सा पंजाब भारत के पास भी है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास। ठीक है नहीं। तो ये छोड़ो ना, ये ना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब से सटे हुए एरिया जो पाकिस्तान का वो पंजाब प्रांत है, बात समझ लेना है इतना। चिनाब नदी कहाँ से निकली, कहाँ को मिल गई, पता हो गया। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है, कौन से डैम से, हरिके डैम से निकली है। और वो सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, राजस्थान में बहती है। राजस्थान की प्रमुख नदी के नाम में या आप उसको इंदिरा गांधी नहर का नाम ले सकते हैं। तो एक ऐसा नियम में और बढ़ा लेना। सतलुज में देखो, सतलुज जब प्रवेश करती है हिमाचल में तो यहाँ भी एक दर्रा बनता है। दर्रा पूछते हो ना, सतलुज जब प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ भी एक दर्रा है, जिस दर्रे का क्या नाम है, शिव किला दर्रा। यहाँ दर्रा है ना, दिख रहा है तुमको दोनों साइड से, दोनों साइड से पहाड़ है। वो क्या है, दोनों साइड से पहाड़ है। तो पहाड़ तो खारा खारा बनाएंगे तो कहीं समझ में आए तुम लोगों को कि पहाड़ है, ठीक है। शिव किला। चलो देखो, अब देखते हैं सिंधु की एक सहायक नदी ब्यास। हिमाचल प्रदेश से ही ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नाम का एक कुंड है, ब्यास कुंड नाम से प्रचलित है और वहीं से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी को ना बिपाशा भी कहा जाता है, बिपाशा नदी भी कहते हैं। मान लो इनमें अब एरिया तो इसमें कहीं हमको प्रॉपर दिखेगा नहीं, किसको मिटा दिया, किसी को तो मिटा नहीं सकते हैं, छोटा बन गया है तो दिक्कत है। हम तो कैसा नहीं, इसको हम ऊपर बना लेते हैं हथियावा के। देख ले बउआ, यही एक कुंड है, इस कुंड का नाम है ब्यास कुंड। अच्छा, कुंड मतलब समझे गड्ढा। चल में ब्यास कुंड है, वहीं से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। और कुंड का मतलब गड्ढा है ना, है कहते कि बड़ा कुंड था, मतलब बहुत। तो और ब्यास कुंड से निकलता है। इस नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी नाम है। इसको एक और नाम से जानते हैं, बिपाशा। बिपाशा नदी के भी नाम से जानते हैं इसको। बात आए हिमाचल से निकल करके, हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब में आती है। ब्यास नदी जो निकलती है, जो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकली ब्यास कुंड से, और ब्यास कुंड से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब से हरिके जो डैम है वहां पर मिल जाती है किससे, सतलुज नदी से। बस ये इतना ही में खत्म हो गया। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और कहाँ होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में हरिके में जाकर के सतलुज नदी में मिल जाती है। इसी के अगल बगल में हिमाचल प्रदेश में ही तुम लोगों ने कहीं सुना होगा कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली है ना, इसी के बगल अगल में है। उसके बाद ब्यास नदी पर ही एक डैम है, महाराणा प्रताप डैम। कौन सा डैम है, महाराणा प्रताप। हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है कौन सी नदी, रावी नदी। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा जिला, इस जिला का नाम है, हिमाचल प्रदेश का जिला है, उसका नाम है कांगड़ा। यहीं से निकलती है, इसी के पास से रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। जहाँ से निकलती है वहां पर एक दर्रा बनता है। दर्रा तो फिर याद आ गया, हो गया दर्रा पहाड़, ठीक है ना। उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। नदी पर हो गए बउआ, दर्रा पढ़ना पड़ेगा।
कोई विकल्प नहीं है। नदी पढ़ोगे दर्रा पढ़ना पड़ेगा, नदी पढ़ोगे डैम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे वो रिलेटेड है। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है? पंजाब में ना दिख रहा है, तो पंजाब में ना जाएगा। अब पंजाब से होते हुए चला आया कहाँ? पाकिस्तान में ये नदी। अब पाकिस्तान में आई और चिनाब में मिल, ये आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी में आकर के रावी नदी मिल गई। याद रखना पड़ेगा, चिनाब पाकिस्तान में जाके मिलती है। चिनाब पाकिस्तान में, रावी नदी चिनाब से पाकिस्तान में मिलती है। ये कौन सी नदी है? चिनाब। चिनाब। और ये नदी कौन सी है? रावी। रावी कहाँ से निकली? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से। वहाँ एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, वहाँ से निकली और निकल करके पंजाब होते हुए कहाँ आ गई? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाकर के मिल गई। बहुआ सुन ले, इसी रावी नदी के पास में पाकिस्तान का एक जगह है लाहौर, यहीं पे बसा है लाहौर। और देख, ये जहाँ पर मिली है ना, ये पाकिस्तान का एक जिला है, उस जिले का नाम है झांग जिला। जहाँ पर रावी नदी चिनाब नदी से मिली है वो पाकिस्तान का कौन सा जिला है? झांग जिला है। वहाँ पर उस मतलब जिले का नाम है झांग जिला। और रावी नदी के पास से कहाँ है? लाहौर। रावी नदी के पास में कौन सा शहर बसा हुआ है उसका? लाहौर। अब हम लोग बात कर रहे हैं झेलम नदी की। झेलम नदी JNK से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। J&K। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि नाग नगीना वाला जितना झील है सब कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर में। ताल तलैया वाला उत्तराखंड में। तो JNK में एक झील है, उसका नाम है अनंतनाग झील। यहीं पे बहती है, वहीं पे बहती नहीं है, वहीं पर एक झील है वेरीनाग या शेषनाग झील। यहीं से निकलती है आपकी कौन सी नदी? झेलम नदी। और झेलम नदी JNK से होते हुए निकल जाती है। और ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। तब निकल गई तो पाकिस्तान में मिली ना। पाकिस्तान के वही झांग जिला में जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान के झांग जिला में चिनाब नदी से मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आई? झेलम नदी कहाँ से निकली है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग झील से निकली है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में झांग जिला में जाकर के किससे मिलती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है ना? मतलब एक चिनाब नदी ही है जो डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं सो किसी न किसी नदी में जाकर के मिलती है और फिर वो सब चिनाब में मिलकर के चिनाब अकेले जाकर के सिंधु में मिलती है। अब जब ये बना लिए ना, और थोड़ा सा इस पर अब एक आध दो और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कथी? कश्मीर में ही इसी के बगल में झील है, बुल्लर झील, मीठे पानी की। हाँ, इसी नदी के बगल में श्रीनगर शहर बसा हुआ है। ठीक है, श्रीनगर इसी के बगल में है। बुल्लर झील इसी नदी के पास से बहती है। बुल्लर झील के पास से ही नदी बहती है ना। बुल्लर झील क्या है? मीठे पानी की झील है। अब तो सर मीठे पानी की झील मतलब मीठा लगेगा पानी? नहीं, वो पीने लायक पानी होगा। मीठा पानी कहने का मतलब पीने लायक पानी होगा। ये नहीं कि मीठ लगेगा, चीनी लेकर मीठ लगेगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक चीज इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी नहीं बताएंगे। ये जो कश्मीर है, कश्मीर पता है ना आपको क्या है? पीओके है। अच्छा, ये जो एरिया बच गया, हम पीओके की बात नहीं कर रहे हैं, जो कश्मीर से डायरेक्ट पाकिस्तान में इन करता है, ये जगह जो है, ये लाइन बनाता है, इस लाइन को हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ
कंट्रोल, एलओसी है ये, एलओसी जस्ट लाइक समझ लीजिए एक प्रकार का बॉर्डर, ऐसे समझ लीजिए उसको। यही क्या है, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। पीओके क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। ये थोड़ा सा जिला, ये जिला कह रहे, ये नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, 2-3 चीजों के कार्य चलते हैं। ये कौन सी नदी है अभी लास्ट में, ये झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कश्मीर से निकलती है। कौन से झील से, तो अनंतनाग झील कह दीजिए, बैरीनाग कह दीजिए, चाहे शेषनाग करिए, सबके सम्मिलित रूप से ये दोनों को एक ही नाम से जानते हैं जनरली। ये सबका जल मिल करके इकट्ठा होता है और ये आपका किस रूप में चलता है, यानी कि झेलम नदी कश्मीर के अनंतनाग झील से निकलती है और इसी नदी के बगल में श्रीनगर शहर बसा है, इसी के बगल में बुलर झील है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल को, एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान प्रांत में इन करती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। जिस जगह पे मिलती है वो पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है झांग जिला। और अगर पूछोगे सर तो फिर वो एरिया कौन सा है, जिला है तो कोई जगह होगा ना जी, उस जगह का नाम है मुजफ्फराबाद। कितना लिखोगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।